ईडियम्स में जो हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप है वो कोई न्यू ग्रुप नहीं है। हमने प्रीवियस लेसन में ये कहा था कि कोई भी ग्रुप आप करें ईडियम्स का, एक जैसे मीनिंग्स वाले जो ईडियम्स हैं वो एक ही गो में, एक ही सेशन में आपको करने चाहिए। और अगर आपने सिमिलर ईडियम्स का, सिमिलर मीनिंग्स वाले ईडियम्स का कोई ग्रुप किया और कल को उस ग्रुप में से कोई और आपको ईडियम मिलता है जो उसी मीनिंग वाला हो, तो वो भी आप ऐड कर लें अपने नोट्स में। इसी तरह हमें भी एक और ईडियम मिला है जो कि प्रीवियस लेसन में किए जाने वाले ईडियम्स के ग्रुप से ही है, तो आज हम उसको भी ऐड कर लेते हैं। ईडियम है द टिप ऑफ द आइसबर्ग। द टिप ऑफ द आइसबर्ग का मीनिंग होता है कि कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम, लेकिन अभी आपको वो उस प्रॉब्लम के सारे एस्पेक्ट्स या पूरी डिटेल नजर नहीं आ रही, अभी वो बिल्कुल थोड़ी सी आपको उसकी टिप नजर आ रही है। ये जो ईडियम है, ये पीछे हमने ईडियम्स किए थे थिन एंड ऑफ द वेज और अ बैप्टिज्म ऑफ फायर या बैप्टिज्म बाय फायर। तो ये इन्हीं दोनों ईडियम से मिलता जुलता ईडियम है द टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये 2 ईडियम्स हम कर चुके हैं, इनको दोबारा नहीं करेंगे, लेकिन जस्ट हम आपको रिमाइंड करवा रहे हैं कि इस ईडियम को भी वो जो प्रीवियस हमने किए थे थिन एंड ऑफ द वेज और बैप्टिज्म ऑफ फायर या बाय फायर, उसी में ऐड कर लें। तो द टिप ऑफ द आइसबर्ग का भी ये मीनिंग है कि ऐसी प्रॉब्लम जिसका अभी बहुत कम पोर्शन आपको नजर आ रहा है और एक्चुअली वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम कल को होने जा रही है। जैसे आइसबर्ग होता है, वाटर की सरफेस से ऊपर आइसबर्ग आप कह लें कि आइस का एक माउंटेन होता है, बर्फ का पहाड़ समंदर में होता है जो कि समंदर के अंदर होता है और उसकी बस थोड़ी सी टिप सरफेस ऑफ वाटर से बाहर नजर आ रही होती है। इट मींस जो प्रॉब्लम नजर आ रही है उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम छुपी हुई है, आगे होने वाली है। द टिप ऑफ द आइसबर्ग, अ स्मॉल नोटिसेबल पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम, स्मॉल पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम जो अभी आप नोटिस कर पा रहे हैं। द टोटल साइज ऑफ विच इज रियली मच ग्रेटर, और उसका जो टोटल साइज है वो बहुत ही बड़ा है और आपको अभी उसका असेसमेंट, उसका अंदाजा नहीं है। अब जैसे कि हमारा रूल है और जैसे कि ये रूल है कि सेंटेंस वो होगा जो मीनिंग को क्लियर कर दे ईडियम के, क्योंकि एग्जाम में मोस्टली आप ईडियम का मीनिंग नहीं लिखते बल्कि उसका सेंटेंस आप कंपोज करके देते हैं। दिस फाइनेंशियल क्राइसिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस है ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, यानी इससे कोई मीनिंग नहीं समझ आ रहा कि टिप ऑफ द आइसबर्ग का क्या मीनिंग है। अब हम एक ऐसा सेंटेंस बनाते हैं जिससे इसका मीनिंग क्लियर हो जाए। दीज स्मॉल लोकल प्रोटेस्ट आर जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये जो लोकल लेवल पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये तो अभी बिल्कुल एक स्टार्ट है, टिप ऑफ द आइसबर्ग है, बिल्कुल एक छोटी सी प्रॉब्लम है। बिकॉज देर आर मोर टू फॉलो, क्योंकि अभी और आने वाले हैं विथ ग्रेटर विगर एट नेशनल लेवल। अब ये देखें, ये प्रोटेस्ट हैं स्मॉल और ये जो अभी आने वाले हैं वो कौन से हैं? ग्रेटर विगर के साथ, बड़ी ताकत के साथ आने वाले हैं। इट मींस कि ये जो पीछे हमने बताए हैं वो छोटे हैं और लोकल लेवल पे हैं, जबकि आगे जो बता रहे हैं वो किस पे आने वाले हैं? नेशनल लेवल पे। तो ये नेशनल लेवल और ग्रेटर विगर की वजह से ये वाला जो मीनिंग है ये अपने आप स्मॉल हो गया, ये कोई छोटी चीज है। तो टिप ऑफ द आइसबर्ग का मीनिंग क्लियर हो गया कि ये कोई छोटी चीज होती है और आगे इससे बड़ी आने वाली है। तो टिप ऑफ द आइसबर्ग क्या है? प्रॉब्लम का सिर्फ एक इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम का सिर्फ एक स्टार्ट। ये इस तरह के सेंटेंसेस आप खुद भी अब कंपोज किया करेंगे कि आपको खुद पता चल जाएगा कि मीनिंग क्लियर हुआ है या नहीं। तो ये ग्रुप हम 3 इडियम्स का ग्रुप अभी तक बनाइए और इसमें एक न्यू आज ऐड हुआ है, टोटल 3 हो गए हैं, 2 हमने पहले किए थे। अब अदर्स का मीनिंग होता है कि ये जो ईडियम है इसका कोई ग्रुप हमें नहीं मिला, इस ईडियम से सिमिलर कोई ईडियम और नहीं मिला इस मीनिंग वाला, तो हम इसको इंडिविजुअली ही कर रहे हैं। तो वो अदर्स वाले कैटेगरी में गो अगेंस्ट द ग्रेन या ग्रिस्ट टू द मिल, ग्रिस्ट फॉर द मिल। सबसे पहले गो अगेंस्ट द ग्रेन हम करेंगे इसका, और ग्रिस्ट टू द मिल या ग्रिस्ट फॉर द मिल, इनके दोनों के मीनिंग्स आपस में मिलते जुलते नहीं है, इसलिए हमने इसको किस कैटेगरी में रखा है? अदर्स। कि इस अदर्स वाली कैटेगरी में जितने भी इडियम्स आएंगे उनके मीनिंग्स सिमिलर नहीं होंगे, ये लेता बस हमने इनको पढ़ना। तो गो अगेंस्ट द ग्रेन पहले पढ़ लेते हैं। डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल और यूजुअल। आपकी सोसाइटी में जो चीजें एक्सेप्टेबल हैं उनके खिलाफ,
या उनसे मुख्तलिफ कुछ करके दिखाना। जैसे कुछ लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं तो वो किसी काम को उस तरह नहीं करते जिस तरह सारे कर रहे हैं, तो वो उस ट्रेडिशन के अगेंस्ट जाते हैं और कुछ नया आपको सोसाइटी को देते हैं। गो अगेंस्ट द ग्रेन, जो ट्रेडिशन है, जो रवायात हैं, उनसे हटके कुछ कर दिखाना, चाहे वो सोसाइटी उसको फॉर द टाइम बीइंग एक्सेप्ट ना भी करे। जैसे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जो ट्रेडिशनली होती आई हैं उनसे डिफरेंट होके कुछ सोचा, उनके अगेंस्ट या उनसे मुख्तलिफ होके, तो गो अगेंस्ट द ग्रेन होता है कि जो नॉर्मल एक रूटीन चल रही है, अप्रोच चल रही है, उससे जरा डिफरेंट होके कुछ करके देना। अब इसका अगर हम सेंटेंस ये बनाते हैं, इट टेक्स करेज टू गो अगेंस्ट द ग्रेन, कि ये बड़ी हिम्मत का काम है, इट टेक्स करेज, इस पे बड़ी हिम्मत लगती है, टू गो अगेंस्ट द ग्रेन, तो इसका कोई मीनिंग नहीं समझ आ रहा कि गो अगेंस्ट द ग्रेन का क्या मीनिंग है। आप कुछ भी मीनिंग ले लें इस सेंटेंस में, तो सेंटेंस वो होगा जो मीनिंग को आपके सामने प्रेजेंट कर दे, पेश कर दे। A truly talented artist always tries to go against the grain. एक जो सही talented artist होता है वो हमेशा tries to go against the grain। यहां तक कभी मीनिंग नहीं समझ आया। आगे हम कह रहे हैं ignoring the orthodox trends of the day। of the day यानी उस जमाने के, उस वक्त के जो ऑर्थोडॉक्स हैं। ऑर्थोडॉक्स होता है रिवायती जो ट्रेंड्स हैं उनको इग्नोर करते हुए वो क्या करता है, गो अगेंस्ट द ट्रेंड, ग्रेन, गो अगेंस्ट द ग्रेन। तो अगर कोई ऑर्थोडॉक्स ट्रेंड्स के अगेंस्ट जा रहा है और उसको हम कह रहे हैं कि गो अगेंस्ट द ग्रेन, तो ऑर्थोडॉक्स का ऑपोजिट फिर क्या हो गया, कुछ डिफरेंट, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स का क्या मतलब होता है, रवायती, ट्रेडिशनल, और उसको आप क्या कर रहे हैं, इग्नोर। तो इट मींस गो अगेंस्ट द ग्रेन का मीनिंग हो गया ऑर्थोडॉक्स को इग्नोर करने वाला, यानी मुख्तलिफ तरीके से ट्रेडिशन से हट के कुछ करने वाला। एक और इडियम है जिसका के गो अगेंस्ट द ग्रेन के साथ कोई रिलेशन नहीं है, बिल्कुल एक इंडिविजुअल और इडियम आ गया है, ग्रेस्ट टू द मिल या फॉर द मिल। ग्रेस्ट भी ग्रेन को कहते हैं, अनाज को कहते हैं, व्हीट है, राइस है। ग्रेस्ट फॉर द मिल क्या चीज है, ग्रेस्ट फॉर द मिल, जैसे आप कहते हैं कि कोई चीज आपके पास है और आप उसको अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं, इवन वो एक नेगेटिव फॉर्म में आपके पास आई है, लेकिन फिर भी आप उसको अपने फायदे के लिए यूज कर लें। एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू योर एडवांटेज, ग्रेस्ट टू द मिल या फॉर द मिल। अमेरिकन में ज्यादा फॉर द मिल यूज होता है, ब्रिटिश में टू द मिल। एग्जाम में अगर टू आए तो आपने भी टू के साथ यूज करना है, फॉर के साथ आए तो आपने भी फॉर के साथ। द टैबलॉइड्स आर राइटिंग अबाउट हिज स्कैंडल। टैबलॉइड्स ये जो छोटे छोटे मैगजीन्स होते हैं, रिसाले होते हैं, वो उसके स्कैंडल के बारे में लिख रहे हैं। बट ही बिलीव दैट इट इज जस्ट ग्रिस्ट टू हिज मिल, लेकिन वो ये बिलीव कर रहा है कि इससे उसको नुकसान कोई नहीं है, बल्कि वो तो ये जो मैगजीन्स में उसके स्कैंडल के बारे में छप रहा है, प्रिंट हो रहा है, वो तो उसके फायदे का है। क्यों? क्योंकि ऐसा होने से वो दोबारा न्यूज में आ गया है, दोबारा पब्लिक की डिस्कशन में आ गया है, दोबारा उसको इंपॉर्टेंस मिल रही है, उसको स्पेस मिल रही है। बट ही बिलीव, अब बट से जाके मीनिंग आगे क्लियर होगा कि जो टैबलॉइड्स हैं वो तो लिख रहे हैं उसके स्कैंडल पे, उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि उसको यकीन है कि दैट इट इज जस्ट ग्रिस्ट टू हिज मिल, कि ये उसके फायदे की बात है। क्योंकि बिकॉज ही इज रिसीविंग पब्लिसिटी वंस अगेन, क्योंकि उसको दोबारा पब्लिसिटी मिल रही है, तो ये भी उसके फेवर में ये चीज जा रही है। ग्रिस्ट टू द मिल या फॉर द मिल होता है कोई ऐसी चीज जो आपके फायदे के लिए यूज हो सके, चाहे वो आपके लिए थोड़ी देर के लिए नेगेटिव ही हो, लेकिन वो आप उसको अपने फायदे के लिए यूज कर लें। तो कोई भी चीज जो पेरेंटली आपके अगेंस्ट जा रही हो और आप अपनी जो एक प्लानिंग है, एक स्ट्रेटजी है, अपने माइंड को यूज करते हुए आप उसको अपनी फेवर में यूज कर लें, तो वो चीज आपके लिए फायदामंद हो जाएगी। ग्रेस्ट फॉर द मिल, ग्रेस्ट टू योर मिल, वो आपके फायदे की हो जाएगी। और यहां से पढ़ने के बाद चूंकि मीनिंग क्लियर हो गया, अब आप और भी इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं कि और आपको ऐसे सेंटेंसेस जिनसे मीनिंग क्लियर होता हो वो कौन कौन से मिल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक ग्रुप है। अब ये ग्रुप है, ग्रुप मीन्स कि इसमें जितने भी इडियम्स हैं उनके कुछ सिमिलर मीनिंग्स ही होंगे। अपसेट द एप्पल कार्ट और रॉक द बोट, दोनों का मीनिंग ये होता है कि सिचुएशन को अपसेट करना, किसी के प्लान्स को अपसेट करना। तो अपसेट द एप्पल कार्ट to cause trouble, especially by spoiling someone's plans, खासतौर पे किसी के प्लान्स को स्पॉइल करके
उसके लिए ट्रबल पैदा करते हैं। द अपोजिशन इज इन अ गुड पोजीशन टू अपसेट द एप्पल कार्ट। अपोजिशन अच्छी पोजीशन में है कि वो एप्पल कार्ट को अपसेट करे। अब इससे कोई मीनिंग नहीं समझ आ रहा। इसका कोई ये भी मीनिंग ले सकता है कि अपोजिशन अच्छी पोजीशन में है, बहुत ज्यादा वोट्स विन करने की अच्छी पोजीशन में है। कोई और इसको पढ़ेगा, इसका कुछ और मीनिंग ले सकता है। तो हमने उस मीनिंग को ब्रैकेट करना है, लिमिट करना है कि हर कोई यही मीनिंग ले। तो कैसे होगा? द थर्ड लार्जेस्ट पार्टी इज इन अ गुड पोजीशन टू टॉपल द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को गिराने की वो अच्छी खासी पोजीशन में आ गई है, कंट्री की जो थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है। बट अब बट के अंदर एक मीनिंग है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है यहां, ये जो कंजंक्शन आपने यूज की है। लेकिन अब लेकिन का मतलब है कि पिछली बात से कुछ डिफरेंट आप कहने लगे। लेकिन दे विल नॉट अपसेट द कार्ट एप्पल कार्ट, बट दे विल नॉट अपसेट द एप्पल कार्ट एज दे सपोर्ट डेमोक्रेसी। क्योंकि वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, इसलिए वो ऐसा नहीं करेंगे। इट मींस कि जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है वो एप्पल कार्ट को अपसेट नहीं करता। इट मींस एप्पल कार्ट को अपसेट करना कोई नेगेटिव बात है, डिस्टर्बेंस वाली बात है। इसीलिए तो डेमोक्रेसी को जो सपोर्ट करने वाली फोर्स है, पावर है, वो अपसेट द एप्पल कार्ट नहीं करना चाह रहे। इट मींस अपसेट द एप्पल कार्ट का मीनिंग है डिस्टर्बेंस पैदा करना, स्पॉइल कर देना। तो आप देखें कि जो रेड में सेंटेंस है और जो ब्लैक में है कितना डिफरेंस है। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप खुद भी देख लिया करेंगे कि ये सेंटेंस तो है ग्रामेटिकली अच्छा सेंटेंस है, लेकिन इससे मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा। बट जो ब्लैक में है वो आपको बहुत अच्छा मीनिंग, वो कोई भी इसको पढ़ेगा तो यही मीनिंग लेगा। और इसी तरह का है रॉक द बोट। बोट में आप अगर बैठे हुए हैं और आप बोट को हिलाते हैं तो इट मींस उसको रॉक करते हैं। रॉक होता है जैसे आप बेबी उसको क्रेडल में, उसके झूले में लिटा के आप उसको थोड़ा थोड़ा पुश करते रहते हैं और उसको वो स्विंग करता रहता है, उसको झूला मिलता रहता है, तो वो भी रॉक होता है। कुछ लोग आपने देखा क्रॉस लेग होके बैठते हैं तो अपनी लेग को मूव करते रहते हैं, वो भी रॉक होता है। रॉक योर लेग, ये मना भी किया जाता है, डोंट रॉक योर लेग, कि इस तरह टांग ना हिलाएं, इट डजंट लुक गुड। रॉक द बोट होता है कि जिस बोट में आप बैठे हुए हैं उसी को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसी को हिला रहे हैं, उसी को रॉक कर रहे हैं, उसी को आप कि वो कैप्साइज हो जाए, उल्ट जाए। तो ये है रॉक द बोट, टू कॉज डिस्टर्बेंस इन द एग्जिस्टिंग सिचुएशन। आपने देखा कि ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग। सम मेंबर्स ऑफ द पार्टी आर रॉकिंग द बोट। कुछ मेंबर्स ऑफ पार्टी जो है वो, अब रॉकिंग द बोट का कुछ भी मीनिंग ले लें कि वो बोट को या सिचुएशन को सपोर्ट कर रहे हैं, आप सपोर्ट करने का मीनिंग ले लें, क्योंकि मीनिंग क्लियर नहीं है। इसलिए हम आएंगे एक और सेंटेंस में, नन ऑफ द रूलिंग पार्टी मेंबर्स। रूलिंग पार्टी मेंबर्स में से कोई भी लड़ाई नहीं कर रहे हैं राइट नाउ, इस वक्त अब कोई भी लड़ाई नहीं कर रहा है। बट ये जो बट होता है इससे मीनिंग बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। सम मिसक्रिएंट्स, तो कुछ जो मिसक्रिएंट्स हैं, जो रूल्स को फॉलो करने वाले नहीं है, मिसबिहेव करने वाले हैं, वो हालात को खराब कर रहे हैं। कैसे? बाय ब्रिंगिंग अप कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स। अब आप खुद सोचें कि जो लोग कंट्रोवर्शियल टॉपिक सामने लेके आते हैं, क्या वो कोई अच्छा काम करेंगे? तो रॉकिंग द बोट अगर कोई कर रहा है, क्या करके? कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को सामने लाके। तो रॉकिंग द बोट जो है वो कोई पॉजिटिव मीनिंग तो ना हुआ। तो रॉक द बोट होता है कि सिचुएशन को डिस्टर्ब करना, उसको स्पॉइल करने की कोशिश करना। तो आप देखें कि इसमें बट से पता चल गया कि पीछे जो फाइटिंग रुकी हुई है, अब बट का मतलब है लेकिन आगे कोई इसके अगेंस्ट बात आने लगे। और मिसक्रिएंट्स जो हैं, जो रूल्स को फॉलो नहीं करते, जो मिसबिहेव करते हैं, उनका मिसक्रिएंट का नाम आने से भी पता चल गया कि आगे कुछ नेगेटिव होने वाला है। मिसक्रिएंट्स कोई अच्छा काम तो नहीं कर सकते ना, रॉकिंग द बोट अगर वो कर रहे हैं तो वो कोई बुरा काम ही होगा ना। और आगे हमने क्लियर कर दिया है कि रॉकिंग द बोट कैसे कर रहे हैं, कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को सामने लाकर। तो अगर आप कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को सामने लाएं तो वो कोई अच्छी बात तो नहीं है। इट मींस कि रॉकिंग द बोट का मीनिंग कुछ नेगेटिव है कि आप सिचुएशन को सपोर्ट नहीं कर रहे बल्कि उसको खराब कर रहे हैं। और वो सेंटेंस कंपोज करें जो ग्रामेटिकली भी ठीक हो और मीनिंग भी क्लियर देता हो। सिर्फ ग्रामेटिकल ठीक होने से मीनिंग क्लियर नहीं होता। तो ये पॉइंट्स का आगे भी हम आपको कुछ पॉइंट्स बताएंगे, तब जाके आपको किसी एग्जाम में जब आप सेंटेंसेस कंपोज करते हैं तो फुल मार्क्स मिलते हैं।